विविधता ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में या एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर कार्य किया। भारत में जो विकास के जो प्रश्न थे, दूसरा विकास से जुड़े हुए मुद्दे, विकास संबंधित जो आकांक्षाएं थीं, उन आकांक्षाओं ने भी भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही एक और बात कही जाती है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के लिए सुरक्षा संबंधित जो चिंताएं थीं, वे चिंताएं भी बहुत महत्वपूर्ण थीं। तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं, और इसके अलावा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के लिए हिस्टोरिकल जो लेगेसी है, उस हिस्टोरिकल लेगेसी को भी, ऐतिहासिक विरासत को भी क्या है, स्वीकार किया गया। मतलब एक ऐतिहासिक विरासत थी जिसने भारत को इस दिशा में क्या प्रेरित किया। तो ये चार कारण हैं। पहले हमने ये डिस्कस किया बच्चों कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली जो अपनाई गई उसकी विशेषता क्या है। अब यहां पर यह बात डिस्कस करेंगे कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई। अगर भारत की विविधता की बात करें तो भारत में चार प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं, चार प्रमुख विविधताएं मौजूद हैं। भारत में बच्चों एक भाषा संबंधी विविधता मौजूद है। भाषा भारत में, अगर हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं की बात करें तो भारत में 22 भाषाएं हैं, और भोजपुरी से लेकर राजस्थानी तक दर्जनों भाषाओं को उनके जो बोलने वाले प्रशंसक हैं वे भारत की 8वीं अनुसूची में दर्जा शामिल करवाना चाहते हैं। 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल किए जाने का लाभ क्या है? उस भाषा को मान्यता मिल जाती है, उस भाषा में किए गए प्रयास को, कला साहित्य से जुड़े हुए प्रयास को मान्यता पुरस्कार के रूप में मिलती है। जैसे कि भोजपुरी में चाहे कितना भी अच्छा कुछ भी कलात्मक किया जाए, जब तक भोजपुरी 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं होगी तब तक न तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता है, न ज्ञानपीठ मिल सकता है, और न ही फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल सकते हैं। भले ही भोजपुरी और महुआ चैलन पूरे दुनिया में क्या है, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा देखा जाता है। भले ही भोजपुरी जो है वो सूरीनाम, त्रिनाद, टोबैको, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, यूएई चले जाइए, दुबई चले जाइए, वहां भी आपको बोलने वाले मिलेंगे। तो अब वो तो क्या है कि अंग्रेजों के जमाने से भोजपुरी समाज जो है परदेशियों के तौर पर दूसरे देशों में गया, वहां पर बस गया। तो भाषा संबंधी विविधता, मतलब भाषा संबंधी विविधता भारत में इतनी है कि प्रोफेसर एमपी सिंह कहते हैं कि भारत एक भाषिक संघवाद का, भारत एक लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म का भी उदाहरण है कि भारत में भाषाई आकांक्षाओं को बहुत क्या है, संविधान उसको रिकॉग्नाइज करता है। ये बात आप जानते होंगे। इसके साथ ही बच्चों भारत में धर्म संबंधी विविधता भी है, और दुनिया के सभी धर्मों का पालना पोषणा भारत में रहा है, और जिन धर्मों का उद्भव का केंद्र भारत नहीं रहा है, उन धर्मों के भी अनुयायी भारत में बड़ी संख्या में मौजूद है, चाहे हम ईसाई धर्म की बात करें या इस्लाम धर्म की बात करें। इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ये भारत में ही क्या है उत्पन्न होने वाले, भारत में ही क्या है, भारत का ही उद्भव इनका है। तो भाषा संबंधी विविधता, धर्म संबंधी, भारत के समाज में भी बहुत विविधता है, और भारत जो है वह 4 वर्णों नहीं बल्कि 4000 जातियों का देश है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर शब्दों को उधार लेकर कहें तो भारत 4 वर्णों नहीं बल्कि 4000 जातियों का देश है। और ये भारत में इसीलिए जातिवाद जो है वो कई बार जातिवाद राष्ट्रीय एकता के सामने बाधा बन जाता है, और भारत में अपने क्षेत्र को लेकर भी, अपने इलाके को लेकर भी लोगों में चेतना बहुत है। तो जब आप भारत की विविधताओं पर गौर फरमाना शुरू करते हैं तो आप ये पाते हैं कि भारत में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र, ये 4 प्रकार की बच्चों क्या है, 4 प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं। एक विविधतापूर्ण समाज में एकात्मक सरकारों की तुलना में संघात्मक जो सरकारें होती हैं वे ज्यादा स्वीकार्य और उपयुक्त होती हैं। ये बात कैसे कही जा सकती है? अगर भारत का शासन केवल दिल्ली से होता और पटना में बैठी हुई सरकार दिल्ली के अपने फैसलों के लिए, हर बात के लिए दिल्ली की सरकार की मुखापेक्षी होती, तो सीतामढ़ी या मोतिहारी में या फिर बख्तियारपुर में या फिर बिहार के दूर दराज के इलाकों की समस्याओं का समाधान दिल्ली आकर या दिल्ली के सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा हो पाता। अगर हमने 2 स्तर की शासन प्रणाली नहीं अपनाई होती तो इतने बड़े देश में एकात्मक सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर शायद ही खरी उतरती। और इसीलिए बच्चों क्या है कि एक विविधतापूर्ण समाज में जहां बहुत डाइवर्सिटी है, वहां एकात्मक सरकारों की तुलना में जो संघात्मक सरकारें होती हैं वे ज्यादा स्वीकार्य होती हैं, वे ज्यादा उपयुक्त होती हैं, क्योंकि वे विभिन्न अस्मिताओं को प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से, विभिन्न पहचानों को, आइडेंटिटीज को वे प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से स्थान देती हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधान के महान अमेरिकी इतिहासकार, ने लिखा कि भारत का विशाल क्षेत्रफल तथा उसकी विविधताओं से भरी आबादी एक तरह से, भारत का विशाल क्षेत्रफल और उसकी विविधताओं से भरी आबादी एक तरह से यह तय कर देती है कि यहां एकीकृत किस्म की शासन प्रणाली संभव नहीं है। एकीकृत शासन प्रणाली यहां पर क्या है, संभव नहीं है। लेकिन विविधता एकता की तरफ जाए, अलगाव की तरफ नहीं, ये बात भी बहुत जरूरी थी, इसको सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी था। इसलिए भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली अपनी विविधता की वजह से अपना तो ली, भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने इसे अपना तो लिया, लेकिन केंद्र को मजबूत कर दिया। केंद्र को इसलिए मजबूत किया क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ। तो भारत में अलगाववाद न पनपे, फिर से भारत में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, इस प्रकार की भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियां न पनपे। भारत में खालसा धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग पंजाब के कुछ लोग कर रहे हैं और कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं। भारत में अलग इस्लामिक धर्म की पहचान के आधार पर या अलग कश्मीरी पहचान के आधार पर भारत से अलग कश्मीर बनाए जाने और उसे पाकिस्तान में मिलाए जाने की मांग बहुत दिनों से 80 के दशक से जोर पकड़ चुकी थी। और भारत में अभी पिछले वर्ष से ही पूर्वोत्तर में मणिपुर आग में जल रहा है। भारत में पूर्वोत्तर के मणिपुर नामक राज्य में मैतेई और कुकियों के बीच के जो जातीय अस्मिता को लेकर जो झगड़े हैं वो भारत के विविधतापूर्ण समाज की चुनौतियों को बताते हैं। इसलिए केंद्र का मजबूत होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत ने शक्तियों का विभाजन किया, अगर भारत ने
डिवीजन ऑफ पावर को एक्सेप्ट करके भारत में संविधान बनाने वाले फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर भारत को एक फेडरल सिस्टम के तौर पर स्वीकार किया, तो भारत ने मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली भी क्या है भारत में स्वीकार की गई। और भारत में मजबूत केंद्र क्यों बनाया गया? क्योंकि जिस घर में कुछ लोग बार बार कि मेरा अलग प्रांत बनाओ, मेरा मेरा देश अलग कर दो, हमारी पहचान अलग है, हम सिख हैं इसलिए हम साथ में नहीं रहेंगे, हमें खालसा धर्म के आधार पर अलग देश चाहिए, अलग राज्य चाहिए, और उनको उकसाने वाले लोग बाहर बैठे हो, वहां पर केंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। कश्मीर और पंजाब भारत के संघात्मक शासन प्रणाली के लिए सदैव चुनौती रहा है। कश्मीर और पंजाब ने भारत की संघात्मक शासन प्रणाली के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह खड़ा किया कि कश्मीर का पूरी तरह से एकीकरण भारत में नहीं हो पाया, और जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी या कश्मीर की समस्या केवल भारत पाकिस्तान के बीच के एक भूक्षेत्र की समस्या नहीं है, यह भारतीय संघ की भी समस्या है। यह भारतीय संघ का यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अलग मजहब को रखने वाले लोग भारतीय संघ में उतने ही विश्वास के साथ, समानता के साथ, उतने ही आत्मसम्मान के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। एक बार एक पाकिस्तानी पत्रकार ने शशि थरूर से पूछा था कि आखिर भारत के लिए कश्मीर इतना बड़ा प्रश्न क्यों है? कश्मीर भारत के धर्मनिरपेक्षता और भारत की संघात्मक शासन प्रणाली का एसिड टेस्ट है कि भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, भारत केवल और केवल किसी एक मजहब को मानने वाले बहुसंख्यकों का देश नहीं है। भारत में मजहब कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, कितनी भी विविधता हो, विविधता वाले इस जातीय समुदाय, धार्मिक संप्रदाय, अनेक धार्मिक संप्रदायों वाले, भाषाई विविधता वाले इस देश में सभी लोग रह सकते हैं। इसलिए इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वह इंडिया के फेडरल सिस्टम होने का एक बहुत बड़ा क्या है रीजन है। और मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर बच्चों मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, इसे लिखेंगे कैसे, ये भी एक मुद्दा है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो अब मैं बताता हूं जो मैंने डिस्कस किया उसको आपको कैसे लिखना है। कि अगर मैं यहां पर संघवाद के संदर्भ में विविधता के टॉपिक को बता रहा हूं, तो सबसे पहले बच्चों क्या है, विविधता कितने प्रकार की मौजूद है इस बात को आप बता दीजिए। तो भारत में सबसे पहले आप बता दीजिए कि भारत में चार प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं। ये चार प्रकार की जो विविधताएं हैं भाषा संबंधी विविधता, धर्म संबंधी विविधता, जाति संबंधी विविधता और क्षेत्र संबंधी विविधता। चार प्रकार की विविधताएं हैं। और भारत क्या है, यह एक विविधतापूर्ण समाज है, डाइवर्सिटी वाला समाज है। डाइवर्सिटी वाले समाज में क्या है कि एकात्मक जो सरकारें हैं, यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती हैं, एकात्मक सरकारों की तुलना में संघात्मक सरकारें ज्यादा उपयुक्त व स्वीकार्य होती हैं, क्योंकि वह विभिन्न अस्मिताओं को प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब विविधता होगी, जहां पर भी बच्चों विविधता होगी, वहां पर डिफरेंट आइडेंटिटीज होगी, पहचान अलग अलग होगी, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई यहूदी होगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा, ठीक है। तो विविधता क्या करेगी, विभिन्न अस्मिताओं को पैदा करेगी, विभिन्न आइडेंटिटीज को पैदा करेगी, और उन आइडेंटिटीज को दरअसल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से आप एक्सप्रेस होने का मौका दे देते हैं। जैसे अब यहां पर कि प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से, प्रांतीय जो स्वायत्तता है उस स्वायत्तता के माध्यम से आप क्या कर देते हैं, स्थान देते हैं। और इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान के महान अमेरिकी इतिहासकार, उन्होंने अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में लिखा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि भारत का विशाल क्षेत्रफल तथा उसकी विविधताओं से भरी आबादी एक तरह से यह तय कर देती है कि यहां बहुत एकीकृत किस्म की शासन प्रणाली संभव नहीं है। तो यहां पर इस बात को क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भारत का विशाल क्षेत्रफल एवं विविधताओं से भरी आबादी यह तय कर देती है कि भारत में एकीकृत किस्म की शासन प्रणाली संभव नहीं है। ये किसने कहा, ये ऑस्टिन ने कहा, ठीक है। फिर इसके साथ ही बच्चों, लेकिन विविधता के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। विविधता जो है वो कई बार अस्मिताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मांग पैदा करती है। अगर मणिपुर में कुकी और मैतेई दो अलग अलग प्रकार के जातीय समुदाय हैं, और कुकी ये कहें कि हम मैतेई के साथ नहीं रह सकते, तो विविधता एकता की तरफ जाए, ये हर समय संभव नहीं होता। इसलिए विविधता एकता के बजाय अलगाव की तरफ क्या चली जाती है, और अलगाव की तरफ वो न जाए या अलगाववादी शक्तियां हो, तो उन अलगाववादी शक्तियों को रोकने के लिए क्या करना होगा, हमें केंद्र को मजबूत करना पड़ेगा। हमें मजबूत केंद्र के साथ एक संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, स्वीकार करनी पड़ेगी। तो विविधता जो है वह, लेकिन यह एकता की तरफ जाए, विविधता में एकता रहे। अगर ऐसा होता तो कश्मीर और पंजाब के अलगाववाद के मुद्दे नहीं होते, आतंकवाद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पूर्वोत्तर में उग्रवाद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो नक्सलवाद नहीं होता। इसलिए विविधता एकता की तरफ जाए, ये आसान ये चीज नहीं है। हम चाहते तो हैं कि वो अलगाव की तरफ न जाए, हम चाहते तो हैं कि वो सेपरेटिज्म की तरफ न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, और इसलिए विविधता एकता की तरफ जाए। इसलिए भारत में मजबूत केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई। तो ये बच्चों क्या है, ये है रीजन कि हमने
संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई, लेकिन हमने केंद्र को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। हमने शक्तियों का जो पलड़ा था, संतुलन का पलड़ा था, वो केंद्र के पक्ष में क्या है, मोड़ दिया। इसलिए ये एक रीजन मैंने आपको बताया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे, नोट कर लिया। रोशन, प्राची, नाव्या, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, नोटेड है बच्चों? एवरीथिंग इज नोटेड? एनी प्रॉब्लम? कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ भी है? ठीक है। अब इसके साथ ही बच्चों जो दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट को क्या है हम लोग यहां पर लेते हैं, और वो दूसरा पॉइंट है बच्चों विकास का, डेवलपमेंट का। ये जो विकास का पॉइंट है, उस विकास को, डेवलपमेंट को समझें। देखिए, भारत में गरीबी है, भारत में निरक्षरता है, आर्थिक विषमता है, और भारत में ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए योजना बनाकर काम करना और प्रांतों के साथ समन्वय करना ये जरूरी था। भारत में विकास की चिंताएं इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जानलेवा गरीबी से जुड़ी हुई है। भारत में अभी भी बहुत से लोग 2100 कैलोरी के बराबर पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाते। इसलिए भारत में गरीबी है, और उस गरीबी को दूर करने के संदर्भ में विकास की बात की जाती है। तो भारत में एक ऐसे संघात्मक शासन प्रणाली की परिकल्पना की गई जिसमें केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तर पर भी प्रयास किए जाए। इसलिए विद्वान ये कहते हैं, विद्वान यहां पर ये कहते हैं कि विकास भी एक पहलू था, क्योंकि ये इतने बड़े देश में एकात्मक सरकार जो केवल दिल्ली में बैठी है, संघात्मक सरकार जो 2 स्तर पर बैठी है, एकात्मक सरकार इतने बड़े देश में मौजूद गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक विषमता को की समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास के पहिए को नहीं चला सकती थी। इसलिए यहां पर विकास का पहलू क्या माना गया। तो अब यहां पर क्या है कि दूसरा जो रीजन है, वो रीजन क्या है? दूसरा रीजन यह है बच्चों, दूसरा रीजन यहां पर है कि भारत में जो मौजूद गरीबी है, भारत में जो मौजूद निरक्षरता है, भारत में जो मौजूद गरीबी है, निरक्षरता है, वह आर्थिक विषमता है। भारत में मौजूद इनको क्या है, जैसी समस्याओं को के समाधान के लिए योजनाएं बनाकर काम करना और प्रांतों के साथ समन्वय जरूरी था। तो यहां पर जैसी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बनाकर काम करना और प्रांतों के साथ सहयोग करना, प्रांतों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। यहां पर क्या है, इसलिए भारत में विकास की चिंता गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक विषमता को दूर करने की चिंता में बदल जाती है। और यहां पर जो विकास की चिंता, जो डेवलपमेंट की चिंता है, वो सरकार की चिंता से जुड़ जाती है। केवल लोकतंत्र को अपनाया जाना ही काफी नहीं था। केवल अमर्त्य सेन जी की यह बात की लोकतंत्र में अकाल पड़ते हैं, यही काफी नहीं था। सरकार का जो प्रभाव है, वह प्रभाव दूर दूर तक, दूर दराज के गांव में पड़े, और गांव में भी विकास का सूर्य उदित हो, इसको सुनिश्चित करना जरूरी था। और एक विदेशी विद्वान ने भारत का अध्ययन किया जिनका नाम है रुडोल्फ। उन्होंने कहा कि भारत की जो सरकार है, भारत में जो सरकारें हैं, वो कई बार शहरों तक ही क्या उनका प्रभाव क्षेत्र है, गांवों में जो विकास है वो पहुंचा ही नहीं। अब तो भारत में चुनावी राजनीति में विकास एक मुद्दा बनता है, लेकिन 10-15-20 साल पहले चुनावी राजनीति में यह मुद्दा था, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। तो सशक्त केंद्रीय सरकारें प्रांतीय स्वायत्तता के साथ, अर्थात संघवाद के साथ मिलकर इन चिंताओं को ज्यादा संतुष्ट करने की स्थिति में थी। तो यहां पर कि विकास की चिंता थी, और इस विकास की चिंता को दूर करने के लिए सशक्त केंद्रीय सरकारें और इसके साथ ही एवं संघवाद क्या है, इसको क्या है, जोड़ा गया। तो ये दूसरा रीजन है बच्चों, विकास से संबंधित रीजन है। ये नोट कर लीजिए बच्चों, विकास से संबंधित पहलू। तीसरा, सुरक्षा का पहलू। आगे बढ़ूं मैं बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलें। आगे बढ़ूं बच्चों मैं? चलिए, सुरक्षा से संबंधित जो विषय है, तीसरी बात यहां पर सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंता। तो एक विद्वान है बच्चों, तीसरा कारण, विलियम रिकर। विलियम रिकर जो है वो कहते हैं कि 2 प्रकार के सुरक्षा खतरों से उपजी असुरक्षा ने भारतीय संघ को आकार दिया। 2 प्रकार के सुरक्षा खतरों से उपजी असुरक्षा ने भारतीय संघ को आकार दिया। भारतीय संघ को आकार दिया, कैसे आकार दिया? बाहरी स्तर पर पाकिस्तान के खतरे से पैदा हुई असुरक्षा, बाहरी स्तर पर पैदा हुई असुरक्षा, और आंतरिक स्तर पर भी एक इनसिक्योरिटी थी। देसी रियासतों को
छोटा आकार होने की वजह से बड़े बड़े प्रांतों से जुड़ी हुई आंतरिक सुरक्षा। बड़े बड़े प्रांतों से जुड़ी हुई सुरक्षा। और इसलिए बच्चों, जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 पढ़ते हैं तो 355 जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का कर्तव्य संघ को सौंपता है। मतलब यहां पर 355 क्या है? 355 संघ के कर्तव्य को बताता है। संघ का कर्तव्य है कि वह बाहरी हमले और आंतरिक अशांति इन दोनों से क्या करे? राज्य की संरक्षा करे, राज्यों की सुरक्षा करे। बाहरी हमले के बचाव के संदर्भ में अनुच्छेद 352 की बात कही गई है, और आंतरिक अशांति के संदर्भ में, जो आंतरिक अशांति है, इसके संदर्भ में क्या बात कही गई है? इसके संदर्भ में बच्चों अनुच्छेद 356 की बात कही गई है। 355 एक ब्रिज है जो 352 बाहरी हमला, आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, इसमें क्या है? राज्य की रक्षा। और इसके साथ ही अगर किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो उस राज्य में संवैधानिक जो मशीनरी है वह मशीनरी क्या है? भंग है। इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन की क्या है? घोषणा होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा भी, विलियम रिकर का कहना है कि किसी भी फेडरल सिस्टम के बनने के मूल में एक फैक्टर सुरक्षा भी होती है। जैसे आप ऐसे सोचिए कि अमेरिका एक फेडरल सिस्टम के रूप में बनाया गया, तो 50 राज्यों के जो भी लोग थे उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि हमें जो सेनाएं अलग अलग रखने और आपस में लड़ने से जो नुकसान होगा, जो हम कमजोर होंगे, उससे हम बच जाएंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर क्या है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक जो अशांति है उससे राज्य की संरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य था, उस संघ के कर्तव्य को क्या है, अगर हम लोग देखें तो ये दरअसल क्या है? सिक्योरिटी संबंधी क्या है इशूज हैं, तो सिक्योरिटी संबंधी इशूज को भी आप बता देंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों क्या है कि किसी भी देश में गवर्नमेंट के किसी भी सिस्टम को एक्सेप्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी, एक ऐतिहासिक क्या है? विरासत भी होती है। तो ऐतिहासिक विरासत का भी एक फैक्टर जो है, वह फैक्टर क्या है? यहां पर काम करता है। तो हम लोग नेक्स्ट यहां पर हिस्टोरिकल लेगेसी क्या थी, ऐतिहासिक विरासत क्या थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की जो जनता थी वह अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी संघीय प्रणाली का अनुभव या परिचय हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली की तरफ सिफारिशें लगातार की जा रही थी। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, 1927 में संघीय असेंबली, 19 साइमन कमीशन ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने का सुझाव दिया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संसदीय प्रणाली के साथ साथ संघात्मक प्रणाली बनाने का सुझाव दिया गया। 1935 में एकात्मक शासन के बजाय संघात्मक शासन प्रणाली का फिर से रिकमेंडेशन किया गया। और 1944 में सप्रू कमेटी ने कमजोर संघीय प्रणाली की बात की। 1946 में कैबिनेट मिशन ने भी एक संघवाद के एक ढीले ढाले समूह कन्फेडरल सिस्टम की बात की। तो एक ऐतिहासिक विरासत भी रही है, और इस ऐतिहासिक विरासत को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बच्चों? यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन हैं वे एक बात कहते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन एक बात कहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में, जो ब्रिटिश शासनकाल है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत की जो जनता है वह अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी संघीय प्रणाली का अनुभव या परिचय हासिल नहीं कर सकी थी। अब यहां पर वे कहते हैं कि लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली की तरफ सिफारिशें क्या है? जरूर थी, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली की तरफ सिफारिशें थी, और वो सिफारिशें क्या थी, किस तरह की थी? तो 1919 में प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन की बात कही गई। 1927 में साइमन आयोग ने संघीय असेंबली बनाने का सुझाव दिया। 1928 में 1928 है उसमें नेहरू रिपोर्ट में संसदीय संघात्मक प्रणाली को लाने का सुझाव दिया गया। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, संसदीय संघात्मक प्रणाली का सुझाव दिया गया। 1935 में एकात्मक शासन के बजाय संघात्मक शासन की बात कही गई। और 1944 में जो सप्रू समिति थी, तेज बहादुर सप्रू समिति, इसने कमजोर ढांचे वाली एक कमजोर संघीय प्रणाली की सिफारिश की। तो आप देखिए कि कितनी डिमांड्स आ रही हैं।
भारत में भले ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह संघात्मक शासन प्रणाली का एक्सपीरियंस भारत ने नहीं किया, लेकिन भारत में इसकी डिमांड्स बहुत क्या है आ रही थी। और ये जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, ये 1946 में कैबिनेट मिशन जो है, जो कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन ने एक कन्फेडरल सिस्टम की बात की, ढीले ढाले परिसंघात्मक प्रणाली, परिसंघात्मक जो प्रणाली है, इस प्रणाली का क्या है सुझाव क्या है दिया गया। इसलिए इन चार कारणों में ऐतिहासिक विरासत का कारण भी इस संदर्भ में क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। जो ऐतिहासिक विरासत का कारण है वह ऐतिहासिक विरासत का कारण भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल संघों के निर्माण में बच्चों ऐतिहासिक क्या है प्रक्रियाएं हुआ करती हैं। और ऐतिहासिक प्रक्रियाएं क्या होती है कि कुछ ऐसे संघ आपको मिलेंगे जहां पर संघ बनाने का फैसला इकाइयों ने किया। इकाइयां इस बात का निर्णय करती हैं कि केंद्र को कौन शक्तियां दी जाए। ये केंद्रमुखी, ये क्या है, ये कमिंग टुगेदर टाइप के फेडरेशन है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य मिलते हैं, प्रांतीय इकाइयां मिलती हैं, और वे ये निर्णय करती हैं कि संघ को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी। जहां किसी प्रदेश के को विभाजित करके उसकी प्रांत मतलब विभाजित करके संघ बनाया जाए, वहां केंद्र इस बात का निर्णय करता है कि इकाइयों के पास कौन सी शक्तियां होंगी। ये केंद्र विमुखी, मतलब केंद्र से पावर राज्य की तरफ जाएगा। एक होता है केंद्र की तरफ केंद्रमुखी, एक राज्य से केंद्र की तरफ पावर आया। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है फिजिक्स में। तो एक है जहां पर राज्यों ने, प्रांतीय इकाइयों ने फैसला किया कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होंगी, ये केंद्रमुखी है या कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। और दूसरा क्या, केंद्र विमुखी। तो अब यहां पर क्या है कि आप ऐसे आप समझिए कि संघों के निर्माण में जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है, संघों के निर्माण में जो ऐतिहासिक प्रक्रिया, अगर उसको आधार बनाकर बात करें तो यह प्रक्रिया दो प्रकार की है। एक, जहां पर प्रांतीय इकाइयां फैसला करती हैं, जहां पर प्रांतीय इकाइयां फैसला करती हैं कि केंद्र के पास या संघ के पास कौन सी शक्तियां जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, यूएसए में प्रांतीय इकाइयों ने फैसला किया कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां जाएंगी, जबकि भारत में क्या है, केंद्र ने, संघ ने, कनाडा में केंद्र ने, संघ ने यह फैसला किया कि प्रांतीय इकाइयां या जो प्रोविंशियल यूनिट्स या जो राज्य हैं उनके पास कौन सी शक्तियां जाएंगी। यहां पर क्या है, यहां पर जैसे भारत की बात करें या कनाडा की बात करें, अब यहां पर आप देखें कि यहां पर प्रांतीय इकाइयां फैसला कर रही हैं, इसलिए यह कमिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है। यह कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, यह जो फेडरेशन है, यह कमिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है, यह क्या है, यह होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है। तो भारत कैसा फेडरेशन है, भारत होल्डिंग टुगेदर का है। यहां पर यह नहीं कहा गया, राज्य ने यह नहीं कहा कि आओ मिलकर संघ बनाएं। यहां पर ब्रिटिश भारत के दौरान जो एक केंद्र से जुड़ी हुई शक्तियां थी, उन्होंने फैसला किया कि संयुक्त प्रांत को, बिहार को, बंगाल को, इन सबको मिलाकर हम इनको प्रांतीय स्वायत्तता देंगे और हम ये क्या है, संघ बनाएंगे। तो ये भी एक क्या है, संघों के निर्माण में ऐतिहासिक प्रक्रिया इस बात को बताती है कि कैसे ऐतिहासिक विरासतें क्या है, कैसे इतिहास इसमें क्या है महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसा संघीय संतुलन, मतलब अगर हम फेडरल बैलेंस की बात करें तो फेडरल बैलेंस की बात करें तो एक ऐसा फेडरल बैलेंस हो सकता है जिसमें झुकाव, जिसमें संतुलन केंद्र की तरफ हो, तो सेंट्रीफ्यूगल होगा। एक ऐसा फेडरल बैलेंस हो सकता है जिसमें राज्यों की तरफ झुकाव हो, तो जब राज्यों की तरफ झुकाव होगा तो ये सेंट्रीपिटल होगा, केंद्र विमुखी, मतलब केंद्र से दूर जाने वाला। अब यहां पर कुछ ऐसे संघ हैं जहां राज्यों ने अगर मिलकर बनाया, जैसे कि जो चीज हम लोग मिलकर बनाएंगे उसमें हम लोग अपनी शक्तियों को क्या करेंगे, बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन जो चीज हमारे ऊपर से क्या है लादी गई है, वहां पर हमारी स्थिति क्या है दूसरी होगी। तो इस तरह से क्या है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी, जैसे अमेरिका के हालात अलग थे तो वहां पर अलग प्रकार का संघ बना, भारत कनाडा के हालात अलग थे तो यहां पर अलग प्रकार का क्या है संघ बना। अब यहां पर क्या है कि केंद्रीय सत्ता या प्राधिकार जो था वो उसने डिसाइड किया कि यहां पर फेडरेशन बनेगा, फेडरल बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको क्या है बात बताई। अब यहां पर बच्चों क्या है कि इन सब के संदर्भ में अब मैं आपसे जो अगला डायमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूं वो बीपीएससी में सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, और मैं ये बीपीएससी 17वीं के लिए बच्चों गेस कर रहा हूं। क्या है गेस, कि अभी तक मैंने दो डायमेंशन बताए, अब मैं यहां पर यह गेस कर रहा हूं कि भारत की संघीय व्यवस्था को अमेरिका की संघीय व्यवस्था से तुलना करके सवाल पूछा जा सकता है। जैसे संसदीय प्रणाली के कंपेरिजन होते हैं, वैसे ही संघात्मक प्रणाली के भी कंपेरिजन हो सकते हैं। और इनफैक्ट इसको दूसरे स्टेट कमीशन पूछ चुके हैं, जैसे यूपी से पूछ चुका है, और यूपीएससी इसको प्रीलिम्स में भी क्या कई बार पूछ चुका है। तो अब यहां पर हम लोग यहां पर बीपीएससी के लिए 17वीं और 71वीं दोनों बीपीएससी के लिए बच्चों एक प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं। इस प्रश्न को आप ध्यान से पहले समझेंगे कि यहां पर 17वीं और 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिका की संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या करें। ठीक है, यह प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछा गया, इसमें सीधे सीधे क्या है अंतर आपसे पूछे गए। तो यहां पर बच्चों क्या है, एक तरफ हम लोग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, हम भारत से संबंधित पॉइंट्स और उनके बीच के अंतरों को दिखा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक संघवाद के सख्त ढांचे को अपनाता है। पहला, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अमेरिका का संविधान संघवाद के सख्त ढांचे को क्या है अपनाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में क्या है कि समय और अब यहां पर
डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संदर्भ में क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एक ही साथ एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। एक ही साथ क्या है? एकात्मक और संघात्मक क्या है हो सकता है। ठीक है, और ये आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में आप समझेंगे कि जब भारत में 352 के तहत आपातकालीन घोषणा होती है तो भारत का संविधान एकात्मक संविधान की तरफ बदल जाता है या एकात्मक संविधान की तरह हो जाता है। तो यहां पर बच्चों इस बात को करेंगे। दूसरी बात, 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संघीय संविधान स्वीकृत हुआ जो 1789 में प्रभावी हुआ। तो दो डेट्स याद करनी है, 1787 और 1789। भारत 1950 में संसदीय संघवाद की अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था को स्वीकार करने वाला देश है। तो दोनों में हिस्ट्री बिल्कुल क्या अलग अलग है। तो यहां पर दूसरा कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संघीय संविधान स्वीकृत हुआ जो 1789 में प्रभावी हुआ। 1950 में संसदीय संघवाद का अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था स्वीकार की गई। तीसरी बात यहां पर यह है कि भारत जो है वह सम्मित संघवाद मतलब अमेरिका जो है उसमें इकाइयों का दर्जा बराबर है। एंड दैट्स व्हाई यूएसए इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, जहां पर फेडरेटिंग यूनिट्स उनका स्टेटस बराबर होता है उसको सम्मित संघवाद कहते हैं। तो वहां पर इकाइयां जैसे कि दो ही सदस्य, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक प्रोविंस के दो ही सदस्य सीनेट में होंगे। भारत में राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के अनुसार होने से अलग अलग राज्यों में ज्यादा या कम राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसका मतलब कि स्टेट्स का दर्जा बराबर नहीं है। जब स्टेट्स का, यूनिट्स का, प्रोविंशियल यूनिट्स का, फेडरेटिंग यूनिट्स का, प्रांतीय इकाइयों का, संघात्मक इकाइयों का जब दर्जा बराबर होता है तो सम्मित संघवाद का उदाहरण होता है। तो अमेरिका सम्मित संघवाद या कक्षा 11 की एनसीईआरटी इसे समतौल संघवाद के रूप में लिखती है। तो जो अमेरिका है वह सम्मित संघवाद का उदाहरण है। भारत जो है वह असिमेट्रिकल संघवाद का उदाहरण है, असम्मित संघवाद का उदाहरण है। फिर इसके साथ ही क्या है, अल्फ्रेड स्टीफन ने कहा था कि जो यूएस, जो एक डिवीजन उन्होंने किया था, कैटेगराइजेशन उन्होंने किया था, अल्फ्रेड स्टीफन ने कहा था कि अमेरिका कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। तो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं बच्चों, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोटेड है बच्चों? अगले पेज पर मैं चल रहा हूं। अमेरिका अल्फ्रेड स्टीफन के अनुसार कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है, जबकि भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। ठीक है, राज्य को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं अमेरिका में। भारत में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। फिर इसके साथ ही बच्चों क्या है, इसके अलावा भारत में अमेरिका में राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियां मतलब जब संविधान शक्तियों को बांटता है तो कुछ शक्तियां केंद्र को, कुछ राज्यों को दे देता है। कुछ शक्तियों को लेकर संविधान में कुछ नहीं कहा जाता तो बची कुछ शक्तियां होती है। जैसे भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई, अवशिष्ट जो विधायी शक्तियां हैं संसद को दी गई, मतलब केंद्र को दी गई, केंद्र के पास है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं, जबकि यहां अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। यह भी एक है फर्क है। अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली को अध्यक्षीय प्रणाली के साथ स्वीकार करता है। अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली को अध्यक्षीय प्रणाली के साथ स्वीकार करता है, अध्यक्षीय प्रणाली के साथ स्वीकार करता है, जबकि
भारत संघात्मक प्रणाली को संसदीय प्रणाली के साथ स्वीकार करता है। स्वीकार करता है। फिर इसके साथ ही क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में शक्ति का स्रोत राज्य है और भारत में शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान है। जहां संविधानवाद होगा वहां दोनों देशों में शक्ति का स्रोत तो संविधान हो जाएगा ना। संविधान फिर राज्य को शक्ति देता है। संविधान क्या है? संविधान एक कानूनों या नियमों का एक समूह है जिससे राज्य का स्वरूप, सरकार की प्रणाली और समाज का साचा ढांचा क्या है, तय होता है। तो अब यहां पर क्या है कि जो साचा ढांचा, मतलब यहां पर तीनों बातें, जैसे पहले प्रश्न को लेते हैं कि भाई संविधान क्या होता है। संविधान जिसके द्वारा विधान बनाया जाए, तो संविधान को या तो हम एक दस्तावेज के तौर पर देख सकते हैं कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में क्या है, कुछ नियम क्या है, कुछ नियमों का समुच्चय होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो सवाल आपके मन में यह उठेगा कि संविधान में किस प्रकार के नियम होते हैं। तो संविधान में राज्य को, जो राज्य है उसको बनाने वाले क्या है, राज्य के गठन के नियम होते हैं। संविधान में सरकार की जो प्रणाली है, इस सरकार की प्रणाली को तय करने वाले नियम होते हैं। और इसके साथ ही क्या है, संविधान समाज के सांचे और ढांचे को तय करता है। तो राज्य को भी, राज्य किस प्रकार का होगा ये तो संविधान तय करता है ना। तो जिन देशों में संविधान अपनाया गया वहां पर शक्ति भी तो संविधान से आई ना। इसलिए गौतम कुमार जी, अमेरिका में शक्ति का स्रोत और भारत में शक्ति का स्रोत दोनों जगह संविधान ही है, संविधानवाद है। तो अब यहां पर ये बात क्या है वो समझ में आ गई होगी। दरअसल लोकतंत्र जहां भी होगा वहां पर लोकतंत्र में संविधान को अपनाए जाने के साथ ही जनता अपने पावर को क्या करती है, लोगों को क्या करती है, सौंप देती है। तो ये हुआ नियमों के समुच्चय के संदर्भ में, नियमों के कॉन्सेप्ट में। अब यहां पर क्या है कि शक्ति का प्रवाह, मतलब यहां पर शक्ति का प्रवाह राज्य से केंद्र की तरफ क्या है, अमेरिका में है। बिल्कुल, जब बना किसी भी देश में संघात्मक शासन प्रणाली बनने की प्रक्रिया क्या है, तो अमेरिका के 50 जो प्रांत थे, आज जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो इसमें 50 स्टेट्स जो थे उन्होंने यूनाइटेड होने का डिसीजन किया। तो यूनाइटेड होने में उन्होंने क्या डिसीजन, उन्होंने कहा कि हमारी सेना एक होगी, हम राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने भी कुछ पावर दे देंगे। तो इस तरह से क्या है कि वहां पर क्या है, पावर जो है वह राज्यों से केंद्र की तरफ है। बिल्कुल ठीक बात है। भारत में क्या है, एक केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय सत्ता और शक्ति ने यह फैसला किया कि प्रांतों को स्वायत्तता क्या है, दी जाएगी। तो इसलिए अमेरिका और भारत के बीच में अंतर है। एक और सवाल है जो रोशन जी का रहा है, वो सवाल क्या है, तो देखिए कि एक संघवाद को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें संघवाद में एक सवाल होता है कि जो संघवाद जिन इकाइयों से मिलकर बनता है, संघ में हमेशा क्या होगा, इकाइयां होंगी। तो इकाइयों का दर्जा क्या है, अगर इकाइयों का दर्जा बराबर है, सारी इकाइयां बराबर हैं, तो ऐसे संघवाद को सम्मित संघवाद कहते हैं। और इकाइयों का मतलब यहां पर क्या है, इकाइयों का मतलब है प्रांत, इकाइयों का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। ये इकाइयां हैं किसी भी संघ की, जैसे भारत में ये इकाइयां हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत राज्यों का संघ है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इट इज सेट इन आर्टिकल 1। तो यहां पर इकाइयों का दर्जा अगर बराबर है तो वो सम्मित संघवाद होगा, या कक्षा 11 की भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार के एनसीईआरटी में उसको समतोल संघवाद कहा गया है। और इंग्लिश में बच्चों इसको सिमेट्रिकल फेडरलिज्म या सिमेट्रिकल फेडरलिज्म के एग्जांपल के तौर पर देखा जाता है। तो यूएस जो है वो सम्मित संघवाद का उदाहरण है। भारत में इकाइयों का दर्जा गैर बराबर है, कुछ इकाइयों को विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे कश्मीर को था, लेकिन अभी भी जैसे नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, पूर्वोत्तर के कई राज्य जहां पर जनजातीय जनसंख्या है, उसको क्या है, उसको विशेष दर्जा दिया गया है। तो आप किसी भी राज्य को जब विशेष दर्जा देंगे, इसका मतलब कि आप सभी राज्यों को बराबर नहीं मान रहे हैं। इसलिए भारत क्या है, भारत बच्चों असम्मित या असमतोल संघवाद का उदाहरण है। भारत क्या है, असम्मित या असमतोल, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का क्या है, उदाहरण है। यह है इकाइयों के दर्जे के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में। ठीक है, समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अब भारत इसमें क्या है कि उदाहरण मैंने लिया, भारत असमतोल है। क्यों असमतोल है? क्योंकि राज्यसभा में सभी राज्यों की सीटें बराबर नहीं है, राज्यसभा में सीटें बराबर नहीं है। सारे राज्यों के राज्यपाल एक समान नहीं है। जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, जिनको क्या है, जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, उनके राज्यपालों को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाने की सुविधा है, जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के राज्य हैं, तो राज्यपाल भी बराबर नहीं है। इसके साथ ही केंद्र, यहां पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज खुद अपने आप में बराबर नहीं है। वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स, द वन इज स्टेट एंड अनदर इज यूनियन टेरिटरीज। हम राज्य भी रखते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी रखते हैं। तो अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि दरअसल क्या है कि जो इकाइयां हैं वो बराबर नहीं है। तो ये कारण है, इन कारणों से भारत असम्मित या असमतोल संघवाद का क्या है, उदाहरण है। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग फिर इसके साथ वापस लौटते हैं। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका का संविधान करता है, भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भारत का संविधान। इसका मतलब संघात्मक शासन प्रणाली तो दोनों में अपनाई गई, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली दोनों में अपनाए जाने के बाद बावजूद भी जब हम लोग अस्मिता की बात, ना पहचान की बात आएगी, नागरिकता की बात आएगी, तो यहां पर भी क्या अंतर है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि नेक्स्ट जो है कि यहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और दोहरी नागरिकता में एक नागरिकता संपूर्ण देश की है, दूसरा क्षेत्रीय इकाई की। भारत में क्या है बच्चों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर हम लोग इस बात को भी समझें, न्यायिक समीक्षा की दृष्टि से भी भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तुलना में थोड़ा अलग हो गया है। और जो अमेरिका के संविधान में एक और बात है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या मतलब हुआ, भारत में जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, नया राज्य बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि जो भारत में स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, वो विनाशी हैं, उनको वे नाशवान हैं, वे आज हैं कल नहीं होंगे, या कल थे आज नहीं है। जैसे कि भारत में पहले संयुक्त प्रांत था, आज उत्तर प्रदेश है।
अविभाजित आंध्र प्रदेश में तेलंगाना एक क्षेत्र था, आज वो अलग राज्य है। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये 2000 के पहले नहीं थे। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहां पर नेक्स्ट जो है कि यह क्या है, यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और यहां पर क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो इस तरह से बच्चों क्या है, ये डिफरेंसेस मैंने क्या आपको बता दिए। तो इन डिफरेंसेस के साथ आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। और ये आपको मैंने कुछ प्रश्न करवाए, हम लोग टॉपिक्स और प्रश्न को एक साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप पूरे विश्वास के साथ इस कोर्स से जुड़े। आप इस कोर्स के बारे में या जो पॉलिटी का जो सेगमेंट है और बाकी जो राहुल जी सारे एक मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी टीम बनाकर जो राहुल जी ने जो इस बार अतिरिक्त प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता की दृष्टि से धीरे धीरे बच्चों में एक असर छोड़ेगा। इस बात की पूरी संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ कोशिश की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।